हेलो एंड वेलकम गाइस टू हिस्ट्री लेक्चर। आज हम लोग देखेंगे, अभी तक हमने जितनी एंशियंट साउथ इंडियन डायनेस्टी पढ़ी है उन पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे आज। ओके, 15 अराउंड अप्रॉक्स। तो पहली बात तो कि आप ये अपने आप को इसमें जज करने की कोशिश मत कीजिएगा कि आपसे कितने सॉल्व हो रहे हैं कितने नहीं, बिकॉज मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो लेक्चर में नहीं पढ़ी है आपने, या जो आपको अब तो अभी आप अपने साथ अपने नोट्स रखिए। ओके, जो आपने A4 साइज शीट में बनाए हैं हैंड रिटन, उसे रखिए ताकि आप उसके साथ एडिशन कर सकें जहां पर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू टोपोग्राफिक फीचर्स। हमने देखा था टोपोग्राफिक फीचर्स, 6 अलग अलग टाइप के लैंड बताए गए थे तोलकप्पियम में, राइट। इस थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ओके, नाउ आर मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर। तो पहली बात, कौन से लिटरेचर में है? तोलकप्पियम में। रिटन बाय whom? तोलकप्पियार, राइट। रिवीजन भी करते चलिए। तोलकप्पियार, पलई। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पर हर एक लैंड फॉर्म से एक इमोशन जुड़े हुए थे। ठीक है, ये बातें की गई है संगम पोयम्स में। तो ये मैंने आपको बताया नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि पलई किस तरह के लैंड को बोलते हैं, मुलई किस तरह के। ठीक है, तो आप ये एडिशन कर लीजिए अपने नोट्स में। पहली बात तो ये जो डिवीजन ऑफ लैंड है ना, उसको कहते क्या है? उस पूरे को कहते हैं तेनई। ठीक है, तेनई का मतलब है कि लैंड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना। क्लियर? अब हर एक लैंड से कुछ इमोशंस, लैंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसको किसी इमोशन से रिलेट किया गया है। जैसे जैसे हमारे पास है पलई। पलई का मतलब क्या होता है? पलई का मतलब था वेस्ट लैंड। अगर आपने नोट्स में लिखा है तो आप देख सकते हैं, वेस्ट लैंड। तो वो कह रहा है, आप इमेजिन कीजिए कपल को डेजर्ट में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे उस इतनी लंबी जर्नी में, क्योंकि कुछ नहीं है वहां डेजर्ट में। सेम चीज को वो रिलेट कर रहा है कि पलई को इमोशन से, दैट इट इज ए फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी ऑफ द लवर्स। ऑलराइट, सेम नाउ विद मुलई। मुलई क्या है? मुलई का मतलब हमने देखा था फॉरेस्ट लैंड। अब जब आप माउंटेनियस एरियाज में जाते हैं, अगर एक कपल माउंटेनियस एरिया में जाता है, हिली रीजन में जा रहा है घूमने, तो ही विल लव इट, राइट। सो वही फिजिकल एंड इमोशनल यूनियन, यहां पर एंजॉयमेंट की बात की जा रही है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, मरुतम। अब देखिए, मरुतम का मतलब होता है लो लैंड। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब यहाँ पे लो से सोचिए कि कुछ ऐसा है जो एक कपल की लाइफ में लो टाइम चल रहा है, मतलब दे आर नॉट एंजॉइंग विद ईच अदर, राइट। तो उसी तरह से मरुतम को इसने रिलेट किया था अनफेथफुल एटीट्यूड से, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। अनफेथफुल एटीट्यूड, ठीक है। पलई, मुलई, मरुतम। अब अगर आपको इसकी ये नहीं पता है ना कि पलई मतलब वेस्टलैंड होता है, मुलई मीन्स फॉरेस्ट होता है, तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंबन रामायण, ये भी मैंने आपको बताया था पिछले अपने जस्ट लेटेस्ट लेक्चर में ही। कंबन रामायण ये कंबन ने लिखी है और ये लिखी गई है तमिल भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है उसमें। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात देखिए, कई जगहों पे आपको सी लिखा मिलेगा और कई जगहों पे आपको एस के साथ लिखा मिलता है। सिलपतिकरम। ओके, तो ये दोनों सेम चीज है। आप जब गूगल भी करेंगे तो आपको कहीं पे सी लिखा मिलेगा, कहीं पे एस लिखा मिलेगा। तो इट इज सेम थिंग, तो ध्यान रखिएगा। अकम को कहीं पे अगम बोला जाएगा, कहीं पे अकम। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन ही गलत टाइप कर दिया है यूपीएससी ने, ऐसा नहीं है। उसका जो मन करेगा वो यूज करेगा दोनों में से। अच्छा, कंबन रामायण के बारे में मुझे एक चीज और बतानी थी। ये लिखी कब गई है? 10th सेंचुरी एडी में, काफी लेट। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब ये रामायण है तो ये हमें एक चीज और सिग्निफाई करती है, क्योंकि आजकल यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन पूछा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, फैक्ट बेस्ड नहीं, जो आपने याद किया अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। इसका मतलब है देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, राइट। तो ये इसी का एक एग्जाम्पल है। जो आप कभी मेंस में आंसर लिखेंगे तो आप उस तरीके से उसको कोट कर सकते हैं कि माइग्रेशन ऑफ आइडियाज हो रहा था। तो ये जो ब्रिटिशर्स बाद में थ्योरी डेवलप करके गए आर्यन द्रविडियन की, एंड नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, ऐसा नहीं है। देयर वाज शेयरिंग ऑफ आइडियाज। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। अकम एंड विद रेफरेंस टू फेमस तमिल एपिक नोन एज सिलपतिगरम,
मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। शिलापतिकरम पे क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकम एंड पुरम थीम्स फॉर्म द क्रूशियल पार्ट ऑफ शिलापतिकरम। तो यस, दिस इज करेक्ट। हमने देखा था अगम मीन्स क्या होता था, अगम मीन्स होता था लव, राइट। और पुरम मीन्स वेलोर, वेलोर, राइट। तो दोनों चीज हमने देखी थी। तो जो संगम पोएट्री है इन दो थीम पर ही बेस लिखा गया है, या तो लव की बातें कर रहा है या ब्रेवरी की बातें कर रहा है, या वेलोर कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि प्रेस ऑफ किंग, मतलब किंग की बहादुरी की चर्चा कर रहा है। ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें, एडिशनल है, अपने नोट्स में लिख लीजिए। शिलापतिकरम जो है ना, ये किसने लिखी थी? याद तो हो गई, आई होप। इलांगो अधिगल ने, राइट। दो ये राजा के भाई थे, लेकिन ये बन गए थे एक जैन मॉन्क। ओके। तो इन्होंने जो ये टेक्स्ट लिखा है ना कहीं जैन फिलॉसफी से इंस्पायर है। ठीक है। इट इज नॉट ए हिंदू टेक्स्ट, बट इट इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय जैन फिलॉसफी। उसी तरह से मनी मेगलई, मनी मेगलई लिखा मिले या मनी मेकलई के, ओके, जी की जगह के भी लिखा मिलेगा, वो सेम चीज है दोनों। ठीक है। तो ये जनरली इंस्पायर्ड है बुद्धिस्ट थियोलॉजी से। ठीक है। ये बातें याद रखना, क्योंकि देखिए जो संगम पोएम्स वगैरह लिखी गई ना, वो तो लिख दी गई थी संगम पीरियड के टाइम पर ही। लेकिन जब ये लिखी गई है शिलापतिकरम और मनी मेघलई, तब एंट्री हो चुकी थी तमिललैंड में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की। ठीक है। तो पहली बात तो आपको यही याद रखनी है। और ये इलांगो अधिकल किस राजा के भाई थे? आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, या मैं ही बताऊं? आप बताइए चलिए। ओके। छेरा किंग थे, नाम बताइए उनका। चलिए, इलांगो अधिगल, ये जैन मॉन्क थे, तो जैन फिलोसफी से इंस्पायर था इनका शिलापतिगरम। और बाकी वो स्टोरी तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, मात बी एंड कोलवन वाली। ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उसे लेक्चर में हम देख चुके हैं वो सब। विथ रेफरेंस टू, मैंने इसका आंसर नहीं बताया क्या आपको? हाँ, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। With reference to Sangam period, Sangam history, consider following statements. Satnar is believed to be author of Bani Meghlai. Yes, मैंने आपको बताया है। शिलापतिगरम, इलांगो अधिगल, मनी मेकले के ऑथर सतनाथ। अगर आपको याद रखने में दिक्कत होती है तो मनी, ठीक। और मनी से लोग क्या करते हैं? सट्टा खेलते हैं। ठीक है। तो मनी मेकले के ऑथर सतनाथ। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ शिलापतिकरम। ओके। तो हाँ, ये बात सच है कि देखिए, इधर जब ये हैं जो सतनार, जब ये लिख रहे थे ना, तो ये गए थे, ये ऐसा कहा जाता है कि ये मिले थे इलांगो अधिगल से। क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि ही मेट दिस पर्सन इलांगोदी गर्ल, एंड उससे पूछा कि मैं आपकी जो शिलापतिकरम है, उसी से, उसी को, उसी थीम पे कुछ लिखना चाहता हूं, तो मुझे परमिशन है क्या आपकी? तो उन्होंने कहा था ओके यू कैन राइट। काम क्यों नहीं कर रहा यार पेन? चलिए। तो यस, सेकंड इज करेक्ट, ही वाज कंटेम्प्ररी, एंड इलांगो अधिगल वाज ए कंटेम्प्ररी ऑफ सिंगु तुवन चिरागिंग। चलिए, बताने की जरूरत नहीं, नाम आ ही गया। अब वही बात है, ये कई बार एस की जगह आपको सी लिखा मिलेगा, जी की जगह के लिखा मिलेगा। ओके। चलिए, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो तीनों हो गए हमारे करेक्ट। अब चलते हैं हम आगे। विथ रेफरेंस टू सोसाइटी एंड पॉलिटी ड्यूरिंग संगम पीरियड, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तमिलम रीजन वाज रूल्ड बाय चोला चेरा पांड्यास। यस, हमने देखा था मैप में। ठीक है। यहाँ पे चेरास रूल कर रहे हैं, इधर पांड्यास कर रहे हैं, यहाँ पे चोलास कर रहे हैं। ये पूरा कहलाता है तमिललैंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तमिलम सोसाइटी ड्यूरिंग अर्ली संगम एज वाज डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ वर्नाश्रम। अब देखिए, अर्ली संगम की बात कर रहे हैं। ठीक है। संगम का पीरियड हम कहाँ से मान रहे हैं? 300 बीसी टू 300 एडी। ठीक है। और ये अर्ली फेज की बात कर रहे हैं, तो अर्ली फेज में तो ये ऑल दीज वर ट्राइब्स एक्चुअली, पूरी ट्राइबल सोसाइटी थी। उस वक्त कहाँ वर्ना सिस्टम था? ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा गलत। आंसर वीडियो वन।
With reference to Sangam literature, consider following statement. Sangam literature was an oral literature of ancient Tamils and Tinai concept forms an important part of Tamil literature. अब यहाँ पर ये Tinai वर्ड ये वही है जो मैंने शुरू में आपको बताया था ना, डिवीजन ऑफ लैंड, मतलब लैंड को अलग अलग जोनल क्लासिफिकेशन दे दिया गया, फिर उनकी कैरेक्टर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड उन्हें अलग अलग इमोशन से कनेक्ट कर दिया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स और उस पे बेस्ड इमोशन से कनेक्ट कर दिया गया, किसमें, पोएट्री वगैरह में। ठीक है, डेजर्ट को कह दिया कि यहाँ पे कपल फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो इसी को कहते हैं तिनाई सिस्टम। तो ये वर्ड अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इट वॉज ओरल लिटरेचर, तो यस। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो अर्ली पोएट्स पोएम्स लिखी गई थी संगम लिटरेचर में, वो दो चीज पे बेस्ड थी, राइट, अगम एंड पुरम, है ना। ये बात कर रहा है लव की, ठीक है, और ये बात कर रहा था वेलोर की। वेलोर किसका, यानी बहादुरी किसकी, किंग की। तो किंग की बहादुरी का बखान करने वाले लोगों को कहा जाता था बार्ड्स। ठीक है, ये गांव गांव गाते गाते कहानियां सुनाते सुनाते जाते थे, तो वहीं से डेवलप हुआ ये सब एक तरह से ओरली, पूरा पूरा ओरल लिटरेचर था ये एंशिएंट तमिल्स में। ठीक है, देखिए सब बाद में गए, पहले इट वॉज ओरल लिटरेचर, तो आंसर वुड बी ए, नो सॉरी सी, ये है ना तिनाई कंसेप्ट हमारा। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चोला, चेरा, पांड्यास वर मोवेंदर की मैंने अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इन तीनों को वहां की लोकल टर्म्स में मोवेंदर कहा जाता है, चोला, चेरा एंड पांड्यास को। इंस्टीट्यूशन ऑफ गिफ्ट गिविंग वॉज इंटीग्रल टू द प्रैक्टिस ऑफ बूटी रीडिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग संगम एज। तो देखिए पहले तो ये जो गिफ्ट गिविंग है ना, ये तो देखिए पहले बूटी होता है क्या है, बूटी होता है कि जब आप किसी पड़ोसी राज्य पर रेड करते हैं तो वहां से आप जो जीतते हैं ना, जैसे राजा को आपने हरा दिया तो वहां से सोना वगैरह ले आए, उसका एक तरह की वॉर बूटी कहते हैं। ठीक है, या आपने कहीं रेड डाली और वहां से उनका जो सब कुछ था, गाय थी, मतलब गाय के कैटल के लिए ही हुई है ट्राइबल्स में बहुत सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ, वैदिक टाइम में भी और संगम में भी। ठीक है, कैटल को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वेल्थ माना जाता था। ओके, तो ये जो बूटी होती थी ना, इसको राजा अकेले अपने पास तो रखेगा नहीं, सेना में भी बांटेगा, अपने जो चीफ्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनमें भी बांटेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से इस बूटी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता था सब में। तो ये जो गिफ्ट गिविंग था ना, इसको कहा जाता था कोडई। ठीक है, गिफ्ट गिविंग, इंस्टीट्यूशन ऑफ गिफ्ट गिविंग वॉज इंटीग्रल टू प्रैक्टिस ऑफ बूटी रीडिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमेशा से रहा। इवन जब दिल्ली सल्तनत भी आ गया, आपने मूवी देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी, वो देवगिरी जाके लूट के लाता है, जब आप वॉर बूटी लाओगे लूट के तो आपको बांटनी भी पड़ेगी। ठीक है, एज अ गिफ्ट भी देनी पड़ेगी और ऐसा उनका जो उन्होंने जो लड़ाई की उसके रिटर्न भी देना पड़ेगा। तो इसे कहते थे कोडई, ये टर्म आप अपने नोट्स में ऐड कर लें। उसके बाद है वेदार। वेदार वॉज द हेडमैन ऑफ स्मॉल विलेजेस यूज टू डू ऑब्लिगेटरी सर्विसेज टू बिगर चीफ्स लाइक चेरा, चेला, चेरास, छोलास एंड पांड्या। देखिए पहली बात तो कि ये जो तीनों किंगडम्स हम देख रहे हैं ना, देवर एक्चुअली नॉट किंग्स, मतलब किंगडम नहीं बोल सकते उनको, वो सब चीफ ही थे अपने छोटे छोटे एरिया के। ठीक है, किंगडम नहीं थे दीज चोला, चेरा, पांड्या, दे वर चीफ ऑफ सम लोकलाइज्ड लैंड। ठीक है, बाद में वो आगे चल के इंपीरियल चोलास बनेंगे, बाद में ये पांड्यन किंग थोड़े स्ट्रांग बनेंगे, वो किंगडम बाद में बनेंगे, अभी हम संगम एज की बात कर रहे हैं। देवर मेयर स्मॉल चीफ्स, बस। ठीक है, और उसी तरह से ये जो वेदार वर्ड दिया है, मैं इसको पूरी पूरे से समझा देता हूं आपको। स्पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली टुडे। एनीवे, चलिए हमारे पास तीन टर्म आते हैं, किजर, वेलीर एंड वेदार। ठीक है, किजर होता था स्मॉल चीफ, मतलब चीफ ऑफ वेरी स्मॉल विलेजेस। ठीक है, ये स्मॉल विलेजेस वाला चीफ। उसके बाद ये आता था थोड़ा बिगर विलेजेस का चीफ होता था, एंड ये होते थे बिगेस्ट। ये तीन टर्म आप अपने नोट्स में ऐड करते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट। अब हम आ गए हैं चोला एम्पायर पे, यानी कि वो इंपीरियल चोला से। प्रशस्तीज ऑफ द चोलास वर बेस्ड ऑन इतिहास, पुराण, ट्रेडिशन। दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। प्रशस्तीज होती क्या थी, जो किंग को प्रेज करने के लिए लिखी जाती थी, तारीफ में। ओके, तो ये सब पुराण में देखिए हमें लगभग बहुत सारे किंग्स के बारे में मिलता है, लेकिन फिर भी हम पुराण पे ज्यादा रिलाय नहीं करते हैं, क्योंकि किंग्स ने जो अपनी प्रशस्ति लिखवाई है ना, वो सब पुराण का पार्ट है।
और एक राजा के अंडर अगर आप उसके बारे में कुछ लिखेंगे तो आपको अच्छा ही लिखना पड़ेगा, आप उसे क्रिटिसाइज तो कर ही नहीं सकते ना उसमें। इसलिए पुराण को ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं माना जाता है हिस्ट्री का। अब वेदास को फिर भी एक बार को मानते हैं, दे आर इनफैलिबल, वो सच है। तो पुराण में बहुत प्रॉब्लम्स है, मतलब उसमें बहुत इंटरपोलेशन हुए हैं बीच बीच में। तिरुवलंगाड कॉपर प्लेट्स हैव मेंशन्ड द मिथिकल ट्रेडिशन ऑफ चोलास। तो ये आपका ट्रेडिशन बिल्कुल मेंशन करता है। ये प्लेट का नाम आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो सिर्फ आपको बताने के लिए डाल दिया, क्योंकि कई बार यूपीएससी सरप्राइज दे देता है आपको। तो आप फिर भी स्टेटमेंट को करेक्ट कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लगभग हर किंगडम अपने आप को कहीं ना कहीं से मिथ से जोड़ने की कोशिश करता है कि हम सूर्य पुत्र हैं, ठीक है, या हम लुनार्स चंद्रपुत्र हैं, ये चंद्रवंशी, सूर्यवंशी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह की मिथ से जोड़ के राजा अपने आप को एक गॉड की इमेज में दिखाने की कोशिश करता था कि हम भगवान के वंशज हैं। ऑलराइट, नाउ देयर वाज डोमिनेंस ऑफ सांस्कृतिक एंड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस ड्यूरिंग चोला पीरियड। यस, जब चोला पीरियड आया ना, इंपीरियल चोलास, तो हमें बहुत सारे यज्ञ हवन देखने को मिल रहे हैं। अश्वमेध सैक्रिफाइस हो रहा है, उसी के साथ साथ हिरण्यगर्भ, तुलाभार, यही राजा अपने आप को जो मतलब एक तराजू की एक तरफ ये बैठ जाते थे, एक तरफ सोना तोला जाता था ना, वो सब। तो ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मणी का डोमिनेंस और इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई थी। ब्राह्मण हमेशा ये कहते रहते आप ये सेक्रीफाइस कीजिए, इससे आपको ये मिलेगा, आप वो कीजिए, आप ब्राह्मण को दान दीजिए, आप मंदिर को दान कीजिए, इस तरह की बातें, ठीक है। तो ब्राह्मणिकल एंड सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस इस टाइम तक काफी बढ़ चुका था। तो इसके आंसर होंगे तीनों। अब ये क्वेश्चन है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और हमने देखा था चोला एम्पायर के टाइम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बहुत स्ट्रांग था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते थे हमें। इसमें मेंस में भी क्वेश्चन आता है और प्री में भी। नगरत्तार, नगरत्तार ड्यूरिंग चोला पीरियड वर comprised of the trading community and belong to settlement of group of traders। यस, मैंने आपको ये बताया था नगरत्तार। मैंने आपको काफी सारे टर्म्स बताए थे ना, और सभा, ठीक है। और क्या होता था, नॉन ब्रह्मदेव विलेजेस, ठीक है। सभा कहाँ होती थी, ब्रह्मदेव विलेजेस में, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लूसिवली सिर्फ ब्राह्मण ही मेंबर हो सकता था, ठीक है। फिर हमने और के बारे में देखा था कि यहाँ पे कैसे इनके इलेक्शंस होते थे, कैसे अलग अलग कमिटीज बनती थी, वो अलग अलग चीजों को मैनेज करती थी, ठीक है। देन द मेंबर ऑफ और possess द टाइटल्स लाइक उदायन एंड किलन। यस, ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, मैंने आपको उस टाइम नहीं बताया था। ये जो मेंबर्स बैठते थे ना यहाँ कमिटीज में, इनको इस तरह के टाइटल दे दिए जाते थे फिर विलेज में। मतलब लोकल टाइटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार ऐड कर लीजिए। उदायन, उदयान, किलन, इसके अलावा और भी टाइटल थे जैसे वेलन, ठीक है, जैसे पेरा और रैयम, ठीक है, ये टाइटल दे दिए जाते थे उर्स के मेंबर को। तो सी विल बी द आंसर। देखिए क्वेश्चन मैंने डेलिबरेटली टफ रखे हैं, आप ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे क्वेश्चन भी रख सकता था इजी जो आपने नोट्स में है ऑलरेडी, लेकिन सेम चीज़ दोबारा रिपीट कराना आपका टाइम वेस्ट करने के बराबर है, और आपका टाइम बहुत प्रेशियस है अभी, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, और यहाँ पलक झपक पे ही आपका साल निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही ना, इससे डरिए मत कि क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है या जो भी है, अभी सीखने के लिए पढ़िए। और ये आज सिर्फ हम 15 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें जब इजी आएंगे तब आपको लगेगा यस नाउ यू नो द आंसर। बट यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पता नहीं होता है आंसर, लेकिन एलिमिनेशन हमें फिर भी करना होता है वहाँ। जैसे इस बार 2023 का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू चोला एम्पायर। Brahmadev in the Chola period were separate villages and they had a separate administrative system of revenue and justice। Yes, ये मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मणों को जब कोई गांव, जरा इमेजिन कीजिए कि एक बस फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है, मतलब एक पूरा ओवरऑल वलनाडु है। मैंने आपको बताया था किंगडम को डिवाइड करते हैं, नाडु, वलनाडु, फिर विलेजेस। एक वलनाडु टाइप का पूरा एरिया है ये, ठीक है। उसमें ये कोई एक जंगल पड़ा था। अब राजा की वैसे भी काम का नहीं था, उसने कहा चलो एक ब्राह्मण को दान देते हैं। फिर वहां पे सारे जंगल वंगल काट दिए गए, पूरा लैंड समतल कर दिया गया, ठीक है। फिर लोगों को लाके वहां पे एग्रीकल्चर के लिए सेटल किया गया। ओके, तो अब क्योंकि ये लैंड ब्राह्मण को दान कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे अब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा ना, वो ब्राह्मण अपने हिसाब से चलाएगा। जो रेवेन्यू आएगा वो ब्राह्मण का खुद का होगा, ठीक है। ये जो बाकी यहाँ पे जो स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है पूरे एरिया को,
स्टेट और उनके ऑफिशियल्स वो यहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर एरिया ब्राह्मण का हो चुका है। ऑलराइट, क्लियर? देन Taniyur called separate village was always placed subordinate to temple in this period, लेकिन not always, sometime। ये जो सेपरेट विलेज था ना ब्राह्मण का, इसी को कहते थे तनियूर। ऐड कर लेना अपने नोट्स में, तनियूर। जो ब्राह्मण को जो दान दे दिया जाता था, जो गांव, वो तनियूर कहते थे। तो ये हमेशा सबॉर्डिनेट होगा टेम्पल का, ऐसा नहीं, ऑलवेज नहीं, कहीं पे सबॉर्डिनेट होता था, कहीं पे नहीं होता था। ओके, तो हमेशा नहीं। ये हटा देता हूँ। चलिए, करंतई प्लेट्स इन्फॉर्म अस हाउ सभा एंड अदर कमिटीज आर फॉर्म। नहीं, हमें सिर्फ उर के बारे में पता है कि यहाँ पे कैसे बनता था, कैसे इलेक्शन होते थे, क्या होता था, लेकिन सभा जहां पर एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण ही मेंबर हैं, वही रूल कर रहे हैं, तो वो रूल करते थे अपने धर्मशास्त्र के हिसाब से। उन्हें कोई मतलब नहीं इलेक्शन से, मेंबर से, लॉटरी सिस्टम, कुछ नहीं। ओके, तो सभा के बारे में हमें सिर्फ ये पता है कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसा विलेज होता था जहां पे सभा होती थी सिर्फ ब्राह्मणों की, लेकिन उनकी कमिटीज कैसे फॉर्म होती थी ये सब हमें नहीं पता। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑलराइट, सो आंसर विल बी ओनली वन। आई नो क्वेश्चन टफ है, बट डोंट पैनिक, सीख लो। जस्टिस वॉज कैरिड आउट बाय किंग हिमसेल्फ। अब चोला एम्पायर की बात हो रही है कि जस्टिस किंग खुद करते थे एंड विलेज असेंबलीज हैड नो रोल। अब देखिए, एक बात बताइए, जिस किंगडम में विलेज असेंबलीज यानी लोकल गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है, आपको नहीं लगता कि वो जस्टिस का काम भी देख रही होंगी? किंग क्यों देखेगा? और अगर किंग को ही देखना है तो फिर लोकल असेंबलीज को इतनी लिबर्टी, अथॉरिटी, पावर क्यों दी है उसने? राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, लेकिन मैं इसके पीछे का आपको बेसिक्स भी बता देता हूं। देखिए, जैसे यहां पर है हमारी विलेज असेंबलीज, ठीक है, तो वहां पर एक कमिटी होती थी जिसके मेंबर होते थे न्याय अट्टार। न्याय मतलब जस्टिस, तो इनका काम होता था जस्टिस करना। और विलेज से ऊपर अगर आप सेंट्रल लेवल पे पूछेंगे तो सेंट्रल लेवल पे एक बॉडी होती थी धर्मसना, ठीक है, और इसको हेड करते थे धर्मसना भट्ट। में शॉर्ट लिखा है धर्मसना भट्ट। ठीक है, कौन होते थे ये लोग? वो ब्राह्मण जो लॉ में बहुत प्रोफिशिएंट थे, जिन्हें कानून की समझ अच्छी थी, सही गलत की समझ अच्छी होती थी, वो बनते थे धर्मसना भट्ट, और वो जस्टिस करते थे सेंटर लेवल पे। ठीक है, लेकिन विलेज लेवल पर ये जो होते थे न्याय अट्टार, ये लोग करते थे जस्टिस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है गलत। ऑलराइट, सेनापति वॉज इन चार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड दे बोर द किंग्स नेम। दैट्स राइट, मिलिट्री अफेयर्स का काम और कौन करेगा? Officials during Chola period were paid by allotting land rights. Yes, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि they were paid by land grants. ओके, सो चलिए इसका आंसर हो गया अभी। नेक्स्ट हम बोलते, अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सिर्फ चोला पीरियड पे नहीं है, वो कह रहे हैं कि टेम्पल क्या रोल प्ले करते थे इन सब में से। आगे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं यार, एप्लीकेशन बेस्ड, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने की कोशिश की जाती है कि टेम्पल्स का क्या रोल था चोला पीरियड में। पहला, दे फोर्ज इंस्टीट्यूशनल लिंक फॉर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। कोई क्वेश्चन मिस कर दिया क्या? नहीं नहीं, सही। तो क्या ये एक इंस्टीट्यूशनल लिंक का काम करते थे टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के लिए? यस, मैंने आपको पीछे समझाया, एक बैरन लैंड होगा, ठीक है, एक बैरन लैंड है या कोई खाली गांव पड़ा, वहां पे एक टेम्पल बसा दो, ठीक है, प्रीस्ट आ गया, सब कुछ आ गया, लोग आना शुरू हो जाते थे। फिर टेम्पल के अराउंड जो भी इकोनॉमी है उनकी, फूल मालाएं वगैरह, ठीक है, भगवान की पूजा के लिए या मूर्ति बनाने के लिए आर्टिसंस चाहिए, फिर ट्रैवल करने के लिए लोग घोड़ा गाड़ी चलाने लगते हैं, ठीक है। तो एक टेम्पल के अराउंड पूरी इकोनॉमी बिल्ड हो जाती थी, ठीक है। तो ये टेम्पल एक इंस्टीट्यूशनल लिंक की तरह भी काम करते थे राजा और लोगों के बीच, क्योंकि ये अथॉरिटी दी किसने? आपने देखा ना चोला एम्पायर में कितने टेम्पल्स बनाते थे ये लोग, इसलिए बनाते थे कि यहाँ पे पूरी एक इकोनॉमी डेवलप होगी और किंग और इस टेम्पल के थ्रू जो विलेज पीपल हैं इनके बीच एक इंस्टीट्यूशनल लिंक बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, इट्स इकोनॉमिक आउटरीच वॉज फिनोमिनल। यस, पूरे गांव की इकोनॉमी टेम्पल के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी, चाहे वो आर्टिसन का काम हो,
जो मेटल वर्क करके देगा, ठीक है, या पीजेंट्स का काम हो, ठीक है, जो लाके भगवान को भोग वगैरह चढ़ाएंगे, ठीक है। तो पूरी इकोनॉमी इसी के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी। यहाँ तक कि टेम्पल के प्रीमाइसेस में ही आपकी जो आज मंडियां लगती है ना, ये वहीं लग जाती थी टेम्पल के अराउंड। और फिर आपने देखा है टेम्पल में ही स्कूल शुरू हो गए थे बच्चों के, पाठशाला। ओके। तो एजुकेशन का काम भी बिगड़ तो पूरी इकोनॉमी उसी से कंट्रोल हो रही थी टेम्पल के सराउंडिंग में। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस एथनिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप, यस, जैसे आर्टिसंस हो गए, पीजेंट्स हो गए, तो ये सब एक दूसरे पे डिपेंड हो चुके थे, एक दूसरे से इंटीग्रेट हो चुके थे। अब पीजेंट को मंदिर में कोई मूर्ति का दान करना है तो वो कहाँ जाएगा, वो आर्टिसन के पास जाएगा बनवाने, फिर आप मंदिर में दान करोगे, राइट। अगर आर्टिसन को मंदिर में भोग चढ़ाना है तो कहाँ जाएगा चावल लेने, पीजेंट के पास। तो इस तरीके से कई एथनिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप डेवलप होते चले गए, ठीक। तो आंसर इज ऑल। अब पूछ रहा है यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम। Consider following statement with reference to taxation system in Chola period. Existence of regular taxation system was evident under Chola. Yes, रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम मतलब एक फिक्स है कि हाँ ये टैक्स लगता है, ये देना है। जैसे वैदिक सोसाइटी जब अर्ली टाइम पे थी, जब वो ऑलमोस्ट ट्राइबल्स ही थे, तब वहां पे ऐसा नहीं चलता था। वहां पे ऐसा था कि आपकी इच्छा से जो आपको राजा को दान देना हो आप दे सकते हैं जब कोई स्पेशल ओकेजन हो, ठीक है। लेकिन रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम ओवर द टाइम इवॉल्व हो गया है, क्योंकि आपको एक आर्मी मेंटेन करनी है, रेगुलर लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो ये रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम पूरे एम्पायर पे लगता था। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा था कड़ामाई। कड़ामाई क्या था, ये एक तरह का लैंड टैक्स था, चोला एम्पायर में लगता था। टैक्सेस वर लेविड ओनली एट सेंट्रल लेवल ड्यूरिंग चोला पीरियड, नहीं, सेंट्रल और लोकल। अगेन वही बात आ जाती है कि अगर लोकल असेंबलीज हैं और है सभा है सब कुछ है, ठीक है, नगर अट्टार है, अगर ये लोकल लेवल पे टैक्स नहीं लगाएंगे तो ये वर्क कैसे करेंगी। सेंटर थोड़ी ग्रांट देता रहेगा इन्हें बार बार आज की तरह, तब नहीं होता था ऐसा। तो लोकल असेंबलीज अपना टैक्स खुद लेवी करती थी। इंक्रीज इन नॉन एग्रीकल्चर टैक्सेस ओवर टाइम हैज बीन रिकग्नाइज इन दिस पीरियड, यस। जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती गई, इनका ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता गया, आर्टिसन क्लास डेवलप होती गई, तो इनका टैक्स एग्रीकल्चर के अलावा भी दूसरे सोर्सेज से ज्यादा आने लगा। ओके, सो आंसर वुड बी ऑल थ्री करेक्ट। Now, which of the following statement with reference to Chola period? Raja Raja I initiated system of revenue survey and वलनाडु system। मैंने आपको बताया था एक अच्छे किंग की निशानी क्या होती है, कि वो लैंड सर्वे कराता है, राइट। फिर उन लैंड्स को क्लासिफाई करता है कि कौन सा लैंड कितनी उपज दे रहा है, तो उस हिसाब से हमें कितना टैक्स लगाना है। और ये चीज शुरू की थी राजा राजा वन ने। आप अपने नोट्स देख लीजिएगा, उसमें मैंने लिखवाया है। Existence of officers in bureaucracy at both central and local level have been identified in Chola। Yes, मैंने अभी ऊपर ही बताया आपको, सेंट्रल लेवल पे भी ऑफिशियल्स होते थे और लोकल लेवल्स पे भी। तो आपके आंसर हो जाएंगे दोनों। The Cholas undertook military expedition to Sri Lanka during time of राजा राजा। मैंने आपको बताया था राजा राजा की मिलिट्री अचीवमेंट्स में कि अगर श्रीलंका है तो उसका नॉर्दर्न पार्ट एनेक्स कर लिया था इन्होंने, ठीक है। फिर बाकी का पूरा कौन ने एनेक्स किया था, राजेंद्र वन ने। Statement 2. Valangai Velikarar was the soldiers recruited from among artisan groups. 9. ये जो सोल्जर है ना वलंगई वेलईकरार, अगर नहीं है, नहीं पता है तो अपने नोट्स में ऐड कर लो। ये वाले सोल्जर रिक्रूट किए जाते थे पीजेंट्स में से, जो खेती कर रहे थे ना उनमें से रिक्रूट किए जाते थे पीजेंट। और आर्टिसंस में जो रिक्रूट किए जाते थे उन्हें कहा जाता था इदांगई वेलईकरार, ठीक है। जनरली ये जो एक वर्ड है ना वलंगई, इसका मतलब होता है राइट हैंड से, मतलब बता रहा हूँ आपको। और ये जो इदंगई है इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ए वाई एस एस वर दी ओनली कैटेगरी ऑफ चीफ्स प्रेजेंट इन चोला किंगडम, ठीक है। चीफ्स की अलग अलग कैटेगरी हुआ करती थी, जैसे एक मिनट में ये मिटा देता हूँ। इन राजाओं के अंडर में भी जो चीफ्स हुआ करते थे छोटे छोटे, उनमें कई कैटेगरीज हुआ करती थी, जैसे एस, ओके, वेल्स, अधिगमन, बनस,
ओके, कोडुम्बलूर। तो ये सब चीफ के कैटेगरी से कभी यूपीएससी का प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछेगा अभी, तो वो सब ये आपको 4-5 नाम दे देगा, कहेगा ये क्या है ये टर्म्स। तो दे आर ए कैटेगरी ऑफ चीफ्स। ओके, ये आपका आंसर होना चाहिए वहां पे। और रही बात इस क्वेश्चन की, तो ये जो एस है, ये चोला एम्पायर में नहीं था। ये एवाईएस चोला एम्पायर में नहीं था, ये पांड्यन एम्पायर का टर्म है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट आधा सही है, एस कैटेगरी ऑफ चीफ है, लेकिन नॉट इन चोला किंगडम बट पांड्या किंगडम। ऑलराइट, तो ठीक है, आज हमने इतने क्वेश्चन देखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल दोबारा करेंगे। आई होप आपको मजा आया हो। आई नो कुछ क्वेश्चन टफ थे, बट वो डेलिबरेटली डाले गए थे ताकि आप बेटर फील करें, मतलब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि यूपीएससी वीक हो रहा है, टफ हो रहा है, डाइसी हो रहा है, तो आपको भी अपने प्रिपरेशन का लेवल उतना डेप्थ में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, अगले लेक्चर में हम फिर से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।